ठीक है, कल एमिनो एसिड पढ़ लिया, तो एमिनो एसिड के बारे में देख लिया सारा कुछ, स्ट्रक्चर वगैरह। तो आज जो हम करेंगे वो करेंगे किसके बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, यानी प्रोटीन के बारे में आज हम थोड़ा डीप स्टडी करेंगे कि प्रोटीन जो है उसका स्ट्रक्चर किस तरह होता है और प्रोटीन में किस तरह एमिनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन क्या होती है भाई, प्रोटीन क्या है, एक पॉलीमर है किसका, प्रोटीन इज ए पॉलीमर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड। अल्फा एमिनो एसिड का क्या है, पॉलीमर्स है। ठीक है, और जिनमें क्या है, जो ये एमिनो एसिड्स होते हैं ये क्या होते हैं, प्रोटीन के अंदर किसके थ्रू लिंक्ड होंगे, पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू। किसके थ्रू लिंक होंगे, ठीक है, समझ में आई इतनी बात। तो अगर आप देखोगे तो प्रोटीन हमें पता है इस तरह क्या होती है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। आपने पहले भी पढ़ा था कि जब आप प्रोटीन का क्या करते हो, हाइड्रोलाइसिस करते हो। ठीक है, जब प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस किया जाता है तो हमें क्या मिलती है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन मिलती है ना। ठीक है, और इस पॉलीपेप्टाइड चेन का जब हाइड्रोलाइसिस करोगे, ठीक है, तो हमें मिलेंगे अल्फा एमिनो एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे इसने बताया है कि प्रोटीन हमें पता है कि पॉलीमर है अल्फा एमिनो एसिड का, जिसमें क्या होगा, जितने भी जो एमिनो एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपने देखना है कि जो पेप्टाइड लिंकेज होगी किसकी, प्रोटीन के अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन में, जो अल्फा एमिनो एसिड के अंदर जिसके थ्रू क्या होंगे, अल्फा एमिनो एसिड क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं। तो उसमें क्या होगा, एक जो एमिनो एसिड होगा उसका तो क्या होगा, कार्बोक्सी ग्रुप होगा। ठीक है, और दूसरा जो एमिनो एसिड होगा, ठीक है, उसका क्या होगा, एमिनो ग्रुप होगा। समझ में आई बात। तो इन दोनों के बीच में क्या मिलेगी अपने को, पेप्टाइड लिंकेज बनेगी। ठीक है, एक तरह की यहाँ पे क्या होगी, जो कंडेंसेशन रिएक्शन होगी। क्या होगी, तो आप कह सकते हो यहाँ पे कि जो प्रोटीन होता है, ठीक है, वो कैसे बनती है, एमिनो एसिड की कंडेंसेशन रिएक्शन के थ्रू मिलेगी। ठीक है, जो एमिनो एसिड जब आपस में कंबाइन होंगे ना तो क्या होगा, हमें पता है कि एक एमिनो एसिड का कार्बोक्सी ग्रुप होगा, दूसरे एमिनो एसिड का एमिनो ग्रुप होगा। जब इन दोनों के एमिनो ग्रुप का हाइड्रोजन और कार्बोक्सी ग्रुप का हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों आपस में जुड़ के क्या करेंगे, एक स्मॉल वाटर मॉलिक्यूल का लॉस करेंगे। तो इस रिएक्शन में दो एमिनो एसिड मॉलिक्यूल कंडेंस हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि प्रोटीन में क्या होती है, एमिनो एसिड की कंडेंसेशन रिएक्शन से हमें पॉलीपेप्टाइड चेन मिलेगी। समझ में आ गया। ठीक है, तो यानी जो पेप्टाइड जो बॉन्ड बनता है वो कैसे मिलेगा, हमें पता है पेप्टाइड बॉन्ड बोलो या पेप्टाइड लिंकेज बोलो, या आप यहाँ पे कह सकते हो कि एमाइड की फॉर्मेशन होती है। एमाइड लिंकेज बनती है ना, तो हमें पता है कि एमाइड लिंकेज कैसे मिली, कि जैसे ही ये दोनों एमिनो एसिड आपस में जुड़ेंगे तो ये लिंकेज अपने को मिल रही है, जो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एक एमाइड को। ठीक है, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बोलेंगे। समझ में आया, क्योंकि ये एक एमिनो एसिड का कार्बोक्सी ग्रुप है, ये दूसरे एमिनो एसिड का एमिनो ग्रुप है, दोनों आपस में लिंक हो रहे हैं। जिस लिंकेज से वो लिंक हो रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड बोलेंगे। क्लियर हुई ये बात। अब हम देखेंगे कि किस तरह जो एमिनो एसिड है वो आपस में कंबाइन होते हैं। इसके लिए हम एग्जाम्पल लेके चलेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम क्या लेके चले हैं कि दो एमिनो एसिड है, जब वो आपस में कंबाइन होंगे तो उनके बीच में किस तरह लिंकेज क्रिएट होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के लिए लिया है, एक ग्लाइसिन ले लिया। ठीक है, ग्लाइसिन में क्या होता है भाई, ग्लाइसिन
का ये फार्मूला अपने को दिए, ठीक है, NH2, और एक अपने को दिया एलेनिन, ये दूसरा एमिनो एसिड अपने को दिए, ठीक है, जिसमें एक साइड मिथाइल ग्रुप जुड़ा होता है। समझ में आई बात? ठीक है, ये दोनों अलग अलग एमिनो एसिड है, ये ग्लाइसिन है, ठीक है, और ये क्या है, एलेनिन दे रखा है, ठीक है। तो हमें पता है कि इन दोनों के बीच में क्या होगी, कंडेंसेशन होगी। इन दोनों के बीच में कौन सी लिंकेज बनेगी, पेप्टाइड लिंकेज मिलेगी, जिसमें क्या होगा, कार्बोक्सी ग्रुप होगा एक एमिनो एसिड का और दूसरे एमिनो एसिड का एमिनो ग्रुप होगा। जब ये दोनों आपस में कंडेंस होंगे तो जो लिंकेज अपने को मिल रही है वो साफ दिखाई दे रही है कि कौन सी लिंकेज है, ये पेप्टाइड लिंकेज, या आप इसको बोल सकते हो पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है, मिल रहा है ना। तो इस रिएक्शन में आपने देखा कि जब दो एमिनो एसिड आपस में जुड़ते हैं, किसके थ्रू, पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू, तो जो प्रोडक्ट अपने को मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे डाईपेप्टाइड। क्या बोलेंगे, समझ में आया? अगर आपसे पूछे कि डाईपेप्टाइड क्या होता है तो आप यहाँ पे लिखोगे कि जब दो एमिनो एसिड, चाहे वो दो सेम एमिनो एसिड हो चाहे वो दो डिफरेंट एमिनो एसिड हो, जब आपस में कंबाइन होंगे तो एक एमिनो एसिड का कार्बोक्सी ग्रुप होगा और एक एमिनो एसिड का एमिनो ग्रुप होगा, और वो आपस में क्या बनाएंगे, पेप्टाइड लिंकेज बनाएंगे, और जो अपने को प्रोडक्ट मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, डाईपेप्टाइड बोलेंगे। समझ में आ गया? अब अगर इसका नाम पूछे तो इन सभी को आप कंबाइन करके इसका नाम बनाओगे। जैसे ग्लाइसिन है तो ये क्या हो जाएगा, ग्लाइसी, क्या दिया है, ग्लाइसी, और उसके बाद एलेनिन, ठीक है, दोनों को कंबाइन कर दो, या आगे वाले तीन तीन अक्षर इसके उठा लो, जैसे ग्लाइसिन के GLY और एलेनिन का ALA, तो ये आपको इसका एक डाईपेप्टाइड मिल जाएगा। समझ में आया? ठीक है। इसी तरह अगर बात की जाए किसकी, ट्राईपेप्टाइड, ठीक है, तो ये कह रहा है कि ट्राईपेप्टाइड अगर आप देखोगे तो कौन सा होगा, अगर आपको क्या दिया है, कोई डाईपेप्टाइड दिए है, जैसे यहाँ पे क्या दे रखा है, ये डाईपेप्टाइड है, क्योंकि दो एमिनो एसिड जुड़ेंगे तो डाईपेप्टाइड बनाएंगे। जब क्या होंगे, तीन एमिनो एसिड यानी 3 एमिनो एसिड जब आपस में कंबाइन होंगे तो हमें क्या मिलेगा, ट्राईपेप्टाइड मिलेगा। चाहे वो सेम हो चाहे वो डिफरेंट हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अगर हम एक और एमिनो एसिड यहाँ पे ले लें, ठीक है, तो थर्ड वाला जो अब एमिनो एसिड, मान लो मैंने यहाँ पे ग्लाइसिन ही ले लिया, ठीक है, तो जब ये इससे लिंक होगा किससे, डाईपेप्टाइड से, किसके थ्रू, पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू, ठीक है, तो जो अपने को मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, ट्राईपेप्टाइड। क्लियर हो गया? इसी तरह क्या होगा, टेट्रापेप्टाइड होगा, ठीक है। इस तरह ये क्या मिलते जाएंगे अपने को, कंटिन्यूसली पेप्टाइड मिलते रहेंगे, चाहे डाई हो चाहे टेट्रा हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये अपने को क्या मिल रहा है, ट्राईपेप्टाइड मिल रहा है ना, तो इसमें जो अपने को ये पेप्टाइड लिंकेज दिखाई दे रही है, अरे उल्टा हो गया, ठीक है, ये क्या मिल गया अपने को, पेप्टाइड बॉन्ड, क्योंकि इसमें क्या है, CONH ग्रुप प्रेजेंट है। तो अब देखो, जो डाईपेप्टाइड होता है उसके अंदर एक सिंगल पेप्टाइड बॉन्ड होता है, ट्राईपेप्टाइड में 2 पेप्टाइड लिंकेज होगी, टेट्रापेप्टाइड में 3 पेप्टाइड लिंकेज होगी। समझ में आ गया? ऑप्शनल कोई क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो इनके बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह इसने कहा है कि अगर क्या होता है, 10 से ज़्यादा एमिनो एसिड, यानी ये कह रहा है कि अगर आपसे पूछे कि पॉलीपेप्टाइड क्या होता है, ट्राई टेट्रा तो हो गया, अगर आपसे पूछे क्या, पॉलीपेप्टाइड, ये कह रहा है कि मोर देन 10 एमिनो एसिड, ठीक है, जब 10 से ज़्यादा एमिनो एसिड जो होंगे वो आपस में किसके थ्रू लिंक्ड होंगे, पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू कनेक्टेड होंगे, ठीक है, या पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़े होंगे, ठीक है। तो जो अपने को
मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीपेप्टाइड बोलेंगे। समझ में आया? या उसको हम पॉली एमाइड्स भी कह सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या होती है, एमाइड लिंकेज होगी। ठीक है, कौन सी लिंकेज होगी, ये जो लिंकेज है इसको एमाइड लिंकेज भी बोलते हैं ना, तो इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, अच्छा, मोर देन 10 एमिनो एसिड। समझ में आया कि 10 से ज़्यादा एमिनो एसिड अगर प्रेजेंट होते हैं तो वो क्या बन जाएगी, एक पॉलीपेप्टाइड चेन मिल जाएगी। क्लियर हुआ ये? फिर बात आती है किसकी, प्रोटीन्स की। अगर हम देखें तो हमने देखा था कि पॉलीपेप्टाइड चेन जो है जब वो आपस में जुड़ेगी तो उससे क्या मिलती है, अपने को प्रोटीन मिलती है। तो इसका मतलब जो प्रोटीन्स होगी उसमें पॉलीपेप्टाइड चेन से ज़्यादा एमिनो एसिड प्रेजेंट होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटीन क्या होंगी, कोई भी जो आपको क्या दे रखी है, पेप्टाइड चेन दे रखी है जिसमें क्या है, मोर देन 100 एमिनो एसिड क्या होंगे, जब 100 से ज़्यादा जो एमिनो एसिड है वो किसके थ्रू लिंक्ड है, पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू क्या होंगे, जुड़े होंगे। ठीक है, लिंकेज के थ्रू लिंक्ड होंगे। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोटीन बोलेंगे। और जिसका जो मास होगा, मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो वो 10,000 यूनिट से क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोटीन बोलेंगे। ठीक है, तो प्रोटीन को डिफाइन कर दोगे ना, ए पॉलीपेप्टाइड चेन हैविंग मोर देन 100 एमिनो एसिड एंड हैविंग मॉलिक्यूलर मास ग्रेटर देन 10,000 यूनिट इज नाउन एज प्रोटीन। क्लियर हुआ? ठीक है, तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, जो कंपटीशन में भी पूछा गया है, इंसुलिन का। इंसुलिन क्या है कि इस टाइप की प्रोटीन है जिसमें क्या है 51 एमिनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। कितने एमिनो एसिड होते हैं, 51। ठीक है, जबकि डेफिनेशन क्या कर रही थी कि 100 से ज़्यादा क्या होने चाहिए, एमिनो एसिड प्रेजेंट होने चाहिए। समझ में आ गया? तो अपने को क्या मिल रहे हैं यहाँ पे 51, तो ये किस में आ जाएगा, एक्सेप्शन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई डाईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड और इस तरह पॉलीपेप्टाइड चेन, और ये हो गया, हमें पता चल गया प्रोटीन के बारे में। ठीक है, अब हमें दे रखा है प्रोटीन का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हमें पता चल गया ना कि एमिनो एसिड जब क्या होंगे, यानी एमिनो एसिड का एक जो पॉलीमर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन बोलेंगे। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, अब हम प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर अपने को दो अलग अलग तरह से इनके स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। ठीक है, एक तो दे रखा है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर शेप। ठीक है, तो इसमें जो प्रोटीन है इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कई बार इसमें डिफरेंस भी पूछा गया है। एक तो होती है फाइब्रस प्रोटीन, ठीक है, और जो सेकंड वन है वो कौन सी है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन। कौन सी है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ठीक है, तो अगर आप देखोगे कि जो फाइब्रस प्रोटीन है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, फाइब्रस मीन्स यानी फाइबर लाइक। फाइबरस मीन्स क्या हो गया, फाइबर लाइक। ठीक है, तो यहाँ पे इसने बताया है कि जो फाइब्रस प्रोटीन है या जो फाइब्रस जो अपने को स्ट्रक्चर दिया है प्रोटीन का, उसके बारे में इसने बताया है कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन जिसके अंदर जो एमिनो एसिड जो हैं वो क्या है, एक दूसरे के पैरेलली अरेंज्ड है। यानी जो पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होगी, ठीक है, जो पॉलीपेप्टाइड चेन जो होगी वो क्या होगी, एक दूसरे के पैरेलल होगी। यानी आप कह सकते हो रन पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, जिसमें क्या है, मान लो यहाँ पे अपने को ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन दे रखी है। ठीक है, इसी के पैरेलल क्या है, दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन है। ठीक है, इसी के पैरेलल क्या है, तीसरी। तो इस तरह जो पॉलीपेप्टाइड चेन जो एक दूसरे के पैरेलली जो अरेंज होगी, ठीक है, और क्या होगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी। क्या बनाएगी, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो बनाएगी पॉलीपेप्टाइड चेन, तो उसको हम क्या बोलेंगे,
फाइब्रस प्रोटीन, ठीक है। और इस फाइब्रस प्रोटीन के अंदर जो ये जो अपने को पॉलीपेप्टाइड चेन जो दी हुई है, इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर जो फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन होगी वो कौन कौन सी होगी, यहाँ पे अपने को बताया है। एक तो होगी इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, और दूसरी होगी डाइसल्फाइड लिंकेज। क्या होगी? डाइसल्फाइड लिंकेज प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो जैसे ये आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर का बाई चांस शेप दे दे एग्जामिनर, ठीक है, तो आपको इस तरह इसमें शो करना है ये डाइसल्फाइड लिंकेज हो गई, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हमें पता है क्या होगी, जो अपने को दिया है क्या, कार्बोक्सी ग्रुप का CO और NH यानी एमाइड लिंकेज से इस तरह आप इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकते हो। तो ये समझ में आया कि फाइब्रस प्रोटीन में क्या होता है कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है वो क्या है, पैरेलली अरेंज होती है, ठीक है। और उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डाइसल्फाइड लिंकेज प्रेजेंट होगी, ठीक है। और इसी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण, ये जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस है इनके कारण क्या होती है, जो फाइब्रस प्रोटीन होती है वो क्या होती है, इनसोल्यूबल इन वाटर में इनसोल्यूबल होगी, ठीक है। ये बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है। जैसे केराटिन की बात करें, ठीक है, जो कि हेयर के अंदर होती है, वूल्स, ठीक है, मायोजिन मसल्स के अंदर होती है, ठीक है, और ठीक है छोड़ो टेंडन्स के अंदर होती है ना कोलाजन, ठीक है। तो उनकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस ये आपको पता होना चाहिए। समझ में आ गया। इसके बाद बात की गई है किसकी, ग्लोब्यूलर प्रोटीन की। ये कर दे रब, ठीक है। तो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स के अंदर देखो क्या दिए, देखो ग्लोब्यूलर के अंदर अपने को दे रखा है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है ग्लोब्यूलर मतलब क्या होगा, यहाँ पे एक स्फेरिकल शेप मिलेगा, ठीक है। तो इसके अंदर यहाँ पे इसने बताया कि जो ग्लोब्यूलर जो स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन, उसके अंदर आप किस तरह लिखोगे, इसमें क्या होता है कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ना वो खुद के चारों ओर इस तरह से फोल्डिंग करती है कि उसका एक स्फेरिकल शेप आपको मिलेगा, ठीक है। जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होगी वो क्या होगी, खुद को क्या कर लेगी, इस तरह फोल्ड कर लेगी कि वो क्या एक स्फेरिकल शेप गेन कर लेती है, जिसके अंदर अगर आप देखोगे तो जो लिपोफिलिक पार्ट होगा, लिपोफिलिक, ठीक है, यानी नॉन पोलर जो पार्ट होगा वो क्या है, अंदर की तरफ चला जाएगा, जबकि जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होगा वो बाहर की तरफ आ जाएगा। समझ में आई, ठीक है। जो हाइड्रोफिलिक पार्ट, लिपोफिलिक मीन्स क्या होता है, ऑयल या फैट सोल्यूबल, लिपिड सोल्यूबल, ठीक है, यानी वो क्या होगा, हाइड्रोफोबिक होगा, वो वाटर में डिजोल्व नहीं होने वाला हिस्सा होगा, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है, या आप इसको कह सकते हो जो ये पोलर पार्ट है, ये क्या करेगा, वाटर के साथ क्या करेगा, इंटरेक्शन करेगा। इस कारण जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन होती है वो क्या होती है, वाटर सोल्यूबल होती है। समझ में आई बात, ठीक है। तो इसमें समझ में आया कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो क्या करती है भाई, इसके अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन होल्डेड अराउंड इटसेल्फ, इसमें क्या होगा, होल्डिंग होगी ना खुद के चारों ओर, इटसेल्फ टू अटेन, क्या अटेन कर लेगी, ए स्फेरिकल शेप। तो उसका क्या आ जाएगा, एक स्फेरिकल शेप आ जाएगा, ठीक है। जिसमें क्या होगा, जो लिपोफिलिक पार्ट होगा, ठीक है, लिपोफिलिक पार्ट कहाँ होगा, पुस्ट इनवर्ड, अंदर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। जबकि हाइड्रोफिलिक पार्ट जो होगा, ये मेन बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। हाइड्रोफिलिक पार्ट क्या होगा, पुस्ड आउटवर्ड, वो बाहर की तरफ होगा। समझ में आ गया, ठीक है। कोई डाउट है इसमें,
फिर आगे इसने बताया, इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं अपने को, ठीक है, जिसमें आपको एल्ब्यूमिन्स, ठीक है, जितने भी एंजाइम्स है, ठीक है, एंटीबॉडीज़ है, ठीक है, हीमोग्लोबिन्स है, एटसेट्रा, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल के अंदर आ जाएंगे। क्लियर हुआ? तो ये हो गए इसके फाइब्रस और ग्लोबुलर शेप, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट अपने को दिया है, ठीक है, जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर वो दिया है, पॉलीपेप्टाइड चेन की जो अरेंजमेंट है उसके बेस के ऊपर अपने को दिया हुआ है कि पॉलीपेप्टाइड चेन जो एमिनो एसिड की अपने को दे रखी है उसकी किस तरह अरेंजमेंट होती है। तो इसके अंदर हम 4 टाइप के स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे, ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर इसने बताया, कई बार शॉर्ट में सीधा ही लिखा होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हमें पता है कि जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन के अंदर क्या होती है, एमिनो एसिड जो होते हैं वो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है उसके अंदर यही दिया गया है कि जो एमिनो एसिड है वो क्या है, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के अंदर क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन जो आपको दे रखी है, ठीक है, उसके अंदर जो एमिनो एसिड होंगे वो क्या मिलेंगे आपको, ठीक है। जो अल्फा एमिनो एसिड है वो क्या है, प्रेजेंट इन ए स्पेसिफिक सीक्वेंस, ठीक है, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के अंदर क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर होगा जिसमें जो एमिनो एसिड लीनियरली एक रो के अंदर जो प्रेजेंट है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपको एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ही मिलना है इसका। अगर आपसे एग्जामिनर कहता है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का ड्रॉ करो, तो आपको इस तरह इसका स्ट्रक्चर बना देना है, क्योंकि इसमें क्या है, यही एमिनो एसिड ही तो है। इसमें ये क्या दे रखे हैं आपको, एमिनो एसिड की एक स्पेसिफिक सीक्वेंस दे रखी है। मैं ओनली यहाँ पे शो कर रहा हूँ कौन सी लिंकेज, एमाइड लिंकेज, ठीक है, जो अलग अलग एमिनो एसिड को आपस में लिंक कर रही है। समझ में आई बात? तो इसमें क्या है, ये एमिनो एसिड क्या एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के अंदर अरेंज है। फिर ये कह रहा है कि अगर ये जो सीक्वेंस के अंदर अगर आप क्या करते हो, कोई चेंज कर दो, ठीक है, सीक्वेंस में क्या कर दे, कोई चेंज कर दे, तो उससे क्या है, आपको एक डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन मिलेगी। क्या मिलेगी? डिफरेंट टाइप की प्रोटीन प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि एमिनो एसिड की जो सीक्वेंस है उसके कारण क्या है, एक टाइप की आपको एक प्रोटीन मिलती है। जो स्पेसिफिक सीक्वेंस के अंदर जो एमिनो एसिड प्रेजेंट होगी तो वो उसके लिए एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन क्रिएट करते हैं। अगर उनमें से आप कोई एमिनो एसिड को हटा दो और उसकी जगह दूसरा एमिनो एसिड अगर आ जाए, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन क्रिएट हो जाएगी। समझ में आ गया? तो ये सीक्वेंस ही डिसाइड करती है कि ये प्रोटीन किस टाइप की है। समझ में आया? तो ये हो गया प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का, ठीक है। उसके बाद हम स्टडी करेंगे किसके बारे में, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के, ठीक है। जो सेकेंडरी जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर यहाँ पे बताया गया है कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर आपने अभी पढ़ा है, ठीक है, जो आपने प्राइमरी स्ट्रक्चर पढ़ा है उसके अंदर जो एमिनो एसिड की आपको एक स्पेसिफिक सीक्वेंस दी हुई है, ठीक है, और यही जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है उसी से क्या मिलते हैं अपने को, सेकेंडरी स्ट्रक्चर मिलेंगे, ठीक है। और जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो मिलेंगे वो किसके कारण मिलेंगे, वो मिलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। जो एमिनो एसिड की जो आपको ये पॉलीपेप्टाइड चेन दे रखी है उसके अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है, उसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या होंगे, हमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर मिलता है, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहे हैं वो 2 टाइप के सेकेंडरी स्ट्रक्चर यहाँ पे मिलेंगे। कौन कौन से मिलेंगे? एक तो मिलेगा अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर या अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, और दूसरा हमें मिलेगा बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर,
ठीक है, समझ में आई दोनों बातें? ठीक है, एक तो अल्फा हेलिकल होगा और दूसरा बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर हो। देखो अगर आप सोचो तो इसके अंदर क्या है, हमने देखा ये प्राइमरी स्ट्रक्चर से ही सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, एमिनो एसिड की सीक्वेंस है। मान लो ये एमिनो एसिड की सीक्वेंस इस तरह अरेंज हो जाए तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर नहीं रहा, ठीक है। या आप कह दो कि ये प्राइमरी स्ट्रक्चर था, ठीक है, प्रोटीन का, और इसमें ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर था प्रोटीन की रो, ये इस तरह अरेंज हो गई, तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया ना, यानी इसने दूसरा रूप ले लिया, ठीक है। तो मतलब जो दूसरे स्ट्रक्चर अपने को मिल रहे हैं वो कौन से हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे वो कौन सा करेंगे, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसके अंदर यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर या अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे इसने बताया कि अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर अपने को किस तरह मिलेगा। ये कह रहा है कि जो अपने को पॉलीपेप्टाइड चेन दे रखी है, ठीक है, उसके अंदर क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस तरह होगी कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन का जो एक एमिनो एसिड होगा, यानी फर्स्ट वाला एमिनो एसिड क्या होगा, जो उसका जो कार्बोक्सी ग्रुप होगा वो फोर्थ एमिनो एसिड के एमिनो ग्रुप के साथ क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। तो जब वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा तो जो एमिनो एसिड की जो अपने को ये सीक्वेंस दे रखी है वो क्या कर लेगी, एक हेलिक लाइक स्ट्रक्चर ऑब्टेन कर लेगी, यानी वो इस तरह कोयल हो जाएगी कि उसको हेलिक्स का स्ट्रक्चर मिलेगा। तो जो स्ट्रक्चर अपने को मिलता है उसको क्या बोलेंगे, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर। समझ में आया? तो बस ये ध्यान रखना है कि अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर कैसे मिलते हैं, ये हमें मिलेगा किसके कारण, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण मिलेगा। किसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, यहाँ पे इसने बताया जो फर्स्ट एमिनो एसिड होगा, क्या होगा, फर्स्ट एमिनो एसिड का जो क्या होगा, कार्बोक्सी ग्रुप, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हो जो CO ग्रुप, क्या है यहाँ पे कार्बोक्सी ग्रुप दिया है ना अपने को, यानी CO ग्रुप जो होगा किसका, फर्स्ट एमिनो एसिड का, किसके साथ करेगा, विद एमिनो ग्रुप, ठीक है, NH के साथ करेगा ऑफ फोर्थ एमिनो एसिड, ठीक है, उसके साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, क्या होगी ये, और इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या आ जाएगा, उसके अंदर है कोइलिंग आ जाएगी, ठीक है। तो जैसे ये अपने को क्या दे रखी है, एमिनो एसिड की एक सीक्वेंस दे रखी है, समझ में आई बात, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो ये आपको दे रखा है फर्स्ट एमिनो एसिड, कौन सा दिया है, ठीक है। इसके बाद मान लो यहाँ सेकंड आ गया, यहाँ थर्ड आ गया, और यहाँ क्या आ गया, फोर्थ, ठीक है। तो ये जो फोर्थ एमिनो एसिड है, ठीक है, इसका ये है एमिनो ग्रुप, और ये फर्स्ट जो एमिनो एसिड था, ठीक है, उसका क्या है यहाँ पे कार्बोक्सी ग्रुप। इन दोनों के बीच में क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है ना, ठीक है। तो इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या है, जो एमिनो एसिड की जो ये सीक्वेंस थी, यानी जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, वो क्या कर रही है, कोइलिंग कर रही है, कोइलिंग हो जाएगी, और उसके कारण इसको क्या मिल जाएगा, हेलिक्स स्ट्रक्चर मिल जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसने बताया इसको अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। इसके अलावा इसने बताया इसको क्या बोलेंगे, अल्फा हेलिक्स के अलावा 3.613 हेलिक्स स्ट्रक्चर, ये भी बोलते हैं ना इसको, ये भी बोलते हैं इसको, ठीक है, अल्फा हेलिकल जो स्ट्रक्चर है, क्योंकि जो एक इसकी जो एक कोइलिंग होगी या एक जो टर्न होगा, ठीक है, इस तरह आपने एग्जाम में ड्रॉ करना है। किस तरह ड्रॉ करोगे, ठीक है, ये क्या है, हेलिकल स्ट्रक्चर हो गया। तो इस तरह आप ड्रॉ करोगे, तो इसका जो ये एक टर्न होता है ना, इसके अंदर कितने एमिनो एसिड आ जाएंगे, 3.6 एमिनो एसिड आ जाते हैं, ठीक है। और वो जब कोयल होंगे ना, तो वो क्या बनाएंगे, यहाँ पे ये जो 13 लिखा है वो 13 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। क्या बनाएंगे,
तो ये इतना तो ज़रूरी नहीं है, वैसे आपसे एग्जाम में अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर पूछा जाता है, ठीक है। तो उसके अंदर बस यही बताना है कि ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण होगा। पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर जो फर्स्ट एमिनो एसिड है उसकी फोर्थ एमिनो एसिड के साथ क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, जिससे पॉलीपेप्टाइड चेन क्या कर लेगी, कॉइलिंग कर लेगी और उसको क्या मिलेगा, हेलिक्स स्ट्रक्चर मिलेगा। समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर की। तो देखो बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर में क्या दिया हुआ है, ठीक है। जो सेकंड वाला था वो क्या है, बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। तो इसके अंदर इसने बताया है कि अगर आप मान के चलो कि ये आपको दे रखा है कोई भी एमिनो एसिड, ठीक है, क्या दे रखा है, ये एमिनो एसिड दे रखा है, ठीक है। और एमिनो एसिड के अंदर हमें पता है क्या प्रेजेंट होती है, ये एमाइड लिंकेज प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे एमिनो एसिड का कुछ स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है। तो बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर के अंदर क्या बताया गया है कि ये बताया है कि इसमें क्या होगा, जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वो क्या होगी, वो अपनी मैक्सिमम एक्सटेंशन तक क्या है, एक्सटेंड हो जाएगी, ठीक है। जितनी वो एक्सटेंड हो सकती है ना, मतलब ये क्या हो रही है, इसकी स्ट्रेचिंग हो रही है, मतलब जितना ये फैल सकती है अपनी एक्सटेंशन तक उतनी फैल जाएगी, ठीक है। और फैलने के बाद क्या होगा, जितनी भी जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है, वो क्या है, साइड बाय साइड क्या हो जाएगी, अरेंज हो जाएगी, ठीक है। और उनके बीच में क्या प्रेजेंट होगी, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी, ठीक है। समझ में आया। तो जो अपने को इसका जो स्ट्रक्चर मिलेगा ना, उसकी जो रिजेम्बलेंस होती है वो किसके तरह की होती है, जो ड्रेपरी होती है, जैसे ये मेट होती है ना, प्लीटेड फोल्ड ऑफ ड्रेपरी, ठीक है, उसकी तरह की होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। तो आप देख रहे हो कि जैसे ये अमीनो एसिड है, ये क्या कर रहा है, इसके साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पे अपना जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर ये जो दे रखी है, ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। और इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होंगे, ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होगी वो आपस में लिंक होगी, ठीक है। तो यानी बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर में यही बताया गया है कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन है क्या होगी, पॉलीपेप्टाइड चेन क्या हो रही है, स्ट्रेचिंग हो रही है, उसकी स्ट्रेच्ड आउट हो रही है ना, टू मैक्सिमम एक्सटेंशन, यानी जितनी वो फैल सकती है उतनी वो क्या करेगी, फैलाव करेगी, ठीक है। एंड लेट साइड बाई साइड, साइड बाई, ठीक है। तो जो अपने को स्ट्रक्चर मिलता है वो कौन सा मिलता है, ये सीट लाइक स्ट्रक्चर मिलता है, तो उसको क्या बोलेंगे, बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। समझ में आ गया। तो ये आपने इसके अंदर बस इतना ही करना है, या आप इस तरह कर सकते हो शॉर्ट में। शॉर्ट में कैसे करोगे, ये आप कोई भी पॉलीपेप्टाइड चेन इस तरह क्रिएट करो, ठीक है। बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर अगर एग्जाम में आता है बनाना तो इस तरह करो, इसमें यहाँ पे CO ग्रुप दिखाओ, ठीक है, यहाँ एमिनो ग्रुप दिखाया, फिर यहाँ पे CO ग्रुप, यहाँ एमिनो ग्रुप, ठीक है, और एमिनो, इस तरह इनको शो करो। अब जहाँ पे CO है ना उस साइड NH कर दो, ठीक है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है, या इसको ऐसे शो कर दो, या CO कर दो। तो इस तरह आपने इसको शो करनी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। समझ में आ गया। तो ये बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर हो जाएगा, कर लोगे, ठीक है। इसके बाद जो अपने को दिए है वो क्या दिए, ठीक है। जो टर्सरी स्ट्रक्चर में अगर आप देखोगे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में तो देख लिया अभी क्या होता है, इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है वो पूरी स्ट्रेच हो जाती है और साइड बाय साइड क्या होती है, अरेंज होती है, किसके थ्रू, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू, ठीक है। इसके बाद जो अपने को दिया है टर्सरी स्ट्रक्चर। टर्सरी जो स्ट्रक्चर है ये थर्ड स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर ये इसने बताया है
कि इसमें क्या होगा, जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है उनकी ओवरऑल फोल्डिंग होती है, ठीक है। और जो टर्सरी स्ट्रक्चर है ये किससे बनेगा, फ्रॉम सेकेंडरी स्ट्रक्चर से। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर से टर्सरी स्ट्रक्चर अपने को मिलेगा, ठीक है। कैसे मिलेगा, जिसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर की क्या हो जाती है, ओवरऑल फोल्डिंग हो जाएगी, यानी उसकी फोल्डिंग से टर्सरी स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। समझ में आया। तो जो टर्सरी स्ट्रक्चर के कारण ही जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन क्या कर लेती है, दो टाइप के शेप अभी आपने पढ़े थे, 2 मॉलिक्यूलर शेप लेती है ना, कौन कौन से, ठीक है। 2 मॉलिक्यूलर शेप अपने को किसके कारण मिलेंगे, टर्सरी स्ट्रक्चर के कारण, किसके, प्रोटीन के। कौन कौन से मिलेंगे, एक तो मिलेगा फाइब्रस शेप और दूसरा जो अपने को मिलेगा वो होगा ग्लोब्यूलर शेप, ठीक है। फाइब्रस और जो ग्लोब्यूलर शेप है ना, ये किसके कारण आ रहा है, इसी टर्सरी स्ट्रक्चर के कारण आ रहा है, ठीक है। तो हमें पता है जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उन्हीं से क्या मिल रहा है, टर्सरी स्ट्रक्चर। और जो टर्सरी स्ट्रक्चर जो होता है उसकी जो स्टेबिलिटी होती है या उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी किसके बीच में, जो पॉलीपेप्टाइड चेन जो अपने को दी हुई है, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में प्रेजेंट होगी, पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर। वो कौन सी होगी उसको आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो वो कौन कौन सी दे रखी है अपने को, एक तो दे रखी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। दूसरी जो है वो है डाई सल्फाइड लिंकेज, ठीक है। थर्ड जो है वो है वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। और जो फोर्थ है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। समझ में आई बात। तो इसके कारण बनता है टर्सरी स्ट्रक्चर। समझ में आया। तो हमें पता चला कि जो टर्सरी स्ट्रक्चर है वो किससे मिल रहा है, हमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर से, ठीक है। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो अपने को मिले थे, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर और बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर, उनकी जब ओवर फोल्डिंग हो जाती है, ठीक है, उन पॉलीपेप्टाइड चेन की अगर ओवर फोल्डिंग हो गई तो उससे क्या मिला, टर्सरी स्ट्रक्चर मिला। और उसी टर्सरी स्ट्रक्चर के कारण प्रोटीन ने 2 शेप गेन किए, कौन कौन से, फाइब्रस और ग्लोब्यूलर शेप। समझ में आया। उसके बाद इसने बताया कि जो ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है टर्सरी स्ट्रक्चर के अंदर, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो 4 टाइप्स की होती है। कितने टाइप की, 4 टाइप की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसको कई बार शो करना आ जाता है, तो ये जरूर ध्यान में रखना क्योंकि इस बार डायग्राम आने के चांस है, ठीक है। तो आपने इस तरह पॉलीपेप्टाइड चेन बनानी है और उनके अंदर ये सारे फोर्स आपने शो करने हैं, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड चेन जो आपने इस तरह ड्रॉ करके इनके बीच में ये हमने डाइसल्फाइड लिंकेज, ये हमने शो किया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके अलावा यहाँ पे आप शो करोगे वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। ये क्या है, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसके अलावा आप यहाँ पे शो करोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इस तरह अगर आपसे पूछा जाए टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, तो ये स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ करना है, याद रखना है। समझ में आ गई, ठीक है। स्ट्रक्चर पक्का आना है, चाहे अब की बार अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर आए चाहे ये टर्सरी स्ट्रक्चर आए, ये 2 मेन बनते हैं। बीटा प्लीटेड कभी नहीं आया, फिर भी कर लेना, आपको बताया जैसे, ठीक है। तो इसके बाद आता है कौन सा, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये अपने को लास्ट स्ट्रक्चर दिया, इसका कौन सा है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के अंदर देखो क्या दिए, ये 4th स्ट्रक्चर है। ये कह रहा है कि कई बार आप देखते हो तो जो पॉलीपेप्टाइड चेन जो है ना, एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन भी किसका काम करती है, प्रोटीन का काम करती है। और कई बार क्या होती है, 2 या 2 से ज़्यादा, ठीक है, क्या होगी, जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है, वो क्या होगी, आपस में जुड़ के क्या बनाएगी, सब यूनिट्स बनाती है। क्या बनाती है, सब यूनिट्स बनाती है। और जो ये सब यूनिट्स जो होती है ना, ठीक है, ये आपस में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से यानी कुछ फोर्सेस के थ्रू लिंक्ड होगी। कौन से फोर्स से लिंक्ड होगी, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से या वंडरवाल
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, या जो क्या हो सकती है इसमें जो अपने को दे रखी है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, या डाइसल्फाइड लिंकेज में से किसी टाइप की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट हो सकती है। तो यहाँ पे इसने कहा है कि जब दो या दो से ज़्यादा जो पॉलीपेप्टाइड चेन जब आपस में कंबाइन होके क्या बनाती है, सब यूनिट्स बनाती है, और ये जब सब यूनिट्स जो है इनकी जो स्पेशियल अरेंजमेंट होगी, क्या है, स्पेशियल जो अरेंजमेंट दे रखी है किसकी, सब यूनिट्स की, ठीक है, सब यूनिट्स विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, ठीक है, जो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जो इन सब यूनिट्स की जो स्पेशियल अरेंजमेंट होती है, जो वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगी, उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। समझ में आया? तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में बस यही बात बताई गई है कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो अपना एक ग्रुप बनाती है, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में जुड़ेगी और एक ग्रुप बनाए, और उसी ग्रुप्स को हम क्या बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, उसको सब यूनिट्स बोलेंगे। और ये जो सब यूनिट एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जुड़ के जो स्ट्रक्चर बनाएगी उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। समझ में आ गया? तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में आप रफली किसी टाइप का स्ट्रक्चर बना देना, ठीक है, समझ में आया? तो इस तरह वो चल जाएगा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। इसके बाद जो अपना लास्ट टॉपिक है इसके अंदर प्रोटीन से रिलेटेड वो करते हैं, वो है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो फिर प्रोटीन कंप्लीट हो जाएगा। क्या दिए? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन का जो डीनेचुरेशन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसने बताया जो नेचुरल जो प्रोटीन होती है ना, अगर उसको देखोगे, ठीक है, जो नेचुरल प्रोटीन जो हमें बायोलॉजिकल सिस्टम में मिलती है, जो बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर जो नेचुरल जो प्रोटीन प्रेजेंट होती है उसका क्या होता है, 3D स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? उसका 3D स्ट्रक्चर होता है, और वो क्या शो करती है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी शो करती है, ठीक है। क्या शो करेगी? एक्टिविटी। और उस प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, नेटिव प्रोटीन बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे? नेटिव प्रोटीन। और जब इसी नेटिव प्रोटीन को, सुनो ध्यान से, जब इसी नेटिव प्रोटीन को हम किसी भी जब फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज के अंदर रख दें, किसी भी फिजिकल या केमिकल चेंज के अंदर रख देंगे ना, तो क्या होगा, इसके अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। जो प्रोटीन की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। समझ में आया? ठीक है। तो फिजिकल चेंज में जैसे इसने कहा है कि अगर आप टेम्परेचर चेंज कर दो तो उससे क्या हो जाएगी, उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग खराब हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। केमिकल चेंज के अंदर इसने कहा है अगर आप क्या कर दो, पीएच चेंज कर दो, ठीक है, तो भी उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे इफेक्ट पड़ेगा। जैसे टेम्परेचर में यहाँ पे अपने को दे रखा है जैसे बॉइलिंग ऑफ एग, ठीक है। एग को जब हम बॉईल करेंगे तो एग वाइट मिलता है, मतलब एग में एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है, ठीक है। तो एग की क्या हो जाएगी, कोगुलेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ठीक है, कोगुलेशन हो जाती है ना। हार्ड मास में जो एग के अंदर जो लिक्विड होता है वो हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे इसने कहा है कर्लिंग ऑफ मिल्क, दही जो बनता है ना, ठीक है, वो भी किसका एग्जाम्पल है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक, नहीं विटामिन्स करते हैं, 5-7 मिनट का है, ठीक है, ज़्यादा नहीं है। तो एंजाइम बड़ा टॉपिक है, बुक में आपके छोटा दिया है, इसको डिटेल से करना पड़ेगा क्योंकि ये आपकी 5th यूनिट में दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो विटामिन्स, विटामिन्स की बात की जाती है, ठीक है। विटामिन जो है ना, ये बायोलॉजिकल जो आपने बायो मॉलिक्यूल स्टडी किए हैं उनकी तरह ही एक बायो मॉलिक्यूल है, ठीक है। वो एक स्पेशल टाइप का बायो मॉलिक्यूल होता है जो स्पेसिफिक फंक्शन करेगा बॉडी के अंदर, ठीक है। तो हमें पता है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, विटामिन्स हमारी लाइफ के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, ठीक है।
इन सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, चाहे वो ह्यूमन बीइंग है चाहे वो एनिमल्स है, सभी के लिए विटामिन क्या है, नेसेसरी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपने को जो विटामिन्स दिए हैं, उन विटामिन्स को अगर आप देखोगे तो आज तक जो टोटल विटामिन्स है वो 25 है जो आज तक नाउन है। ठीक है, जो हम मेनली स्टडी करेंगे जो विटामिन्स वो अपने को दे रखे जैसे ए, बी, सी, डी, ई, के और एच। ठीक है, ये इतने टाइप्स के विटामिन हम स्टडी करते हैं, समझ में आया। तो सबसे पहले हम विटामिन का करेंगे क्लासिफिकेशन। क्या करेंगे, ठीक है, थोड़े ध्यान से देखो। तो क्लासिफिकेशन में अपने को दो तरह के दिए, एक तो होते हैं फेट सोल्यूबल, फेट या ऑयल सोल्यूबल, ठीक है, और जो दूसरा दिया है वो दिया है अपने को वाटर सोल्यूबल। कौन सा है, ठीक है। तो फेट सोल्यूबल के अंदर कौन सी आएगी, विटामिन ए, डी, ई, के। ठीक है, ये किस में आती है, फेट सोल्यूबल के अंदर आती है। ठीक है, जो हमारी बॉडी के अंदर जो लीवर और एडाइपोज टिश्यू जो होते हैं, ठीक है, उनके अंदर ये स्टोर हो जाती है। ठीक है, किस में स्टोर होगी, लीवर और एडाइपोज टिश्यूज के अंदर। ठीक है, ये कह रहा है कि अगर इनमें से जो विटामिन 2 है, ये ध्यान रखना, ए और डी या वैसे कोई भी विटामिन अगर एक्सेस में ले लेते हैं तो उससे एक डिजीज हो जाएगी। अगर इनको आप एक्सेस में ले लो, ठीक है, तो उससे एक डिजीज होगी हाइपर विटामिनोसिस। ठीक है, हाइपर विटामिनोसिस, समझ में आया। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखते हो कौन सी, वाटर सोल्यूबल। ठीक है, वाटर सोल्यूबल में कौन सी आएगी, विटामिन बी और सी। ठीक है, अगर आप बी को देखो तो इसके ग्रुप दे रखे हैं बी के, B1, B2, B6 और B12, ये अपने को दे रखे हैं। ठीक है, ये क्या होती है, वाटर सोल्यूबल होती है, बॉडी के अंदर ये स्टोर नहीं होती और ये यूरिन के थ्रू क्या होती है, बॉडी से एक्सक्रीट कर दी जाती है। समझ में आया। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना। विटामिन B1 को क्या बोलते हैं भाई, थायमिन, इनके नाम ध्यान रखने हैं। ठीक है, राइबोफ्लेविन, ठीक है, पायरिडोक्सिन, पायरिडोक्सिन और ये साइनोकोबालेमाइन है ना, समझ में आया। ये अपने को दी। एक विटामिन ऐसी है जो ना तो फेट सोल्यूबल है और ना ही वाटर सोल्यूबल है, उसको क्या बोलते हैं, H। समझ में आया। ठीक है, तो ये H जो विटामिन है ये किसी में भी सोल्यूबल नहीं है। फिर आगे इसने कहा है कि अगर विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाए तो उस डिजीज को क्या बोलेंगे, ए विटामिनोसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं जल्दी सी शॉर्ट के अंदर जो इनकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हम टेबल बना लें। यहाँ पे अपने को विटामिन ए दी है, विटामिन ए को क्या बोलते हैं, रेटिनॉल। ठीक है, तो इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगा, जीरोफ्थेल्मिया। ठीक है, यानी कॉर्निया जो होती है वो हार्ड हो जाएगी, जीरोसिस हो जाएगी। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस, रात को दिखना बंद, बत्ती बुझ जाएगी। जीरोसिस का मतलब ड्राईनेस आ जाएगी, स्किन के अंदर क्या आ जाएगी, ड्राईनेस आ जाएगी। ठीक है, विटामिन आगे B1 दिए, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, थायमिन बोलेंगे। ठीक है, और इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगी, बेरी बेरी हो जाएगा, मतलब एग का पैरालाइसिस हो जाएगा, टांगे कमज़ोर हो जाएगी, पैरालाइसिस ऑफ एग। ठीक है, और लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख कम लगेगी। ठीक है, और रिटार्डेड ग्रोथ होगा, रिटार्डेड। ठीक है, ये बातें पता होनी चाहिए आपको। फिर आती है विटामिन B2 जिसको क्या बोलेंगे, राइबोफ्लेविन, राइबो। इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगी, किलोसिस। ठीक है, क्या हो जाएगा, किलोसिस, होठ फट जाते हैं ना। ठीक है, और इससे बर्निंग सेंसेशन होगी।
चमड़ी में जलन सी होने लग जाएगी, ठीक है, और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हो जाएगा, खाए पिया ढंग से नहीं लगेगा, पचेगा नहीं, ठीक है। तो अगर किसी के प्रॉब्लम है तो ये विटामिन खाया करो, ठीक है। फिर आती है विटामिन B6 जिसको बोलते हैं पायरिडोक्सिन। क्या बोलेंगे? अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो इससे क्या होगा? कन्वल्सन होगी, ठीक है, इरिटेबिलिटी हो जाएगी, चिड़चिड़ापन रहेगा, ठीक है, नर्वसनेस हो जाएगी, नर्वसनेस, टेंशन रहने लग जाती है, ठीक है। विटामिन B12 किसके रहती है टेंशन भाई? कोई बात नहीं, ये विटामिन ला देंगे आपको, ठीक है। विटामिन B12 से क्या होगी? परनीशियस अनीमिया, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, परनीशियस अनीमिया, ठीक है। क्योंकि जो आरबीसी है, आरबीसी में क्या कम हो जाएगा? हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी ना, तो उसको हम बोलते हैं विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो चुकी है। विटामिन C क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। C से क्या हो जाएगा भाई? स्कर्वी हो जाएगा और पायरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठीक है, मसूड़े क्या हो जाएंगे? ब्लीडिंग होने लग जाएगी ना गम्स के अंदर, ठीक है, लूजनिंग टीथ की। और फिर विटामिन D, सनशाइन विटामिन बोलते हैं, एर्गो कैल्सिफिरॉल, ठीक है। इससे क्या हो जाता है? रिकेट्स हो जाएगा, हड्डियां कमजोर हो जाएगी, ओस्टोमलेशिया, ठीक है, जोड़ों में दर्द होने लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद विटामिन E इंपॉर्टेंट है, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन, ठीक है, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन बोलते हैं। इससे क्या हो जाएगा भाई? इससे क्या होगा? मस्कुलर वीकनेस हो जाएगी, ठीक है, मस्कुलर वीकनेस, मांसपेशियां कमजोर हो जाएगी और आरबीसी फ्रेजाइल हो जाएगी, ठीक है, आरबीसी की फ्रेजिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। एक ध्यान रखना, ये कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसको एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी बोलते हैं, दिया नहीं है बुक में। एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करती है विटामिन E, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। उसके बाद विटामिन K कौन सी होती है? ये विटामिन K की डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगा? ब्लड क्लॉटिंग टाइम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड क्लॉटिंग टाइम क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। फाइलोक्विनोन होती है ना, ये फाइलोक्विनोन, ठीक है। और कोई बची है? विटामिन H की डेफिशिएंसी क्या हो जाएगा? उससे क्या हो जाएगा? स्किन डर्माटिस, ठीक है, बाल्डनेस, चमड़ी के रोग हो जाते हैं, खोरा पड़ता है ना सिर में, डेंड्रफ, विटामिन H की डेफिशिएंसी, ठीक है। तो ये अपना विटामिन कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया? चलो टाइम हो गया, ठीक है, आज के लिए इतने।